इक्वालिटी का मीनिंग हुआ यहाँ पर समानता या बराबरी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दिया गया है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनको उनका स्टेटस या उनका अपॉर्चुनिटी वो इक्वली प्रोवाइड की जाए। इसको कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे हमारे प्रोविजंस हैं कि इसको अचीव करने के लिए जहाँ पर बहुत सारी कोशिश की गई है और अलग जो पॉलिसीज हैं और लॉज हैं उनमें टाइम टाइम पर अमेंड्स किए जाते हैं। इसके बाद हम देखो डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में मैं प्रोफेसर लास्की थे, इन्होंने कहा था कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को समान मजदूरी दी जाए। यदि ईंट लगाने या मजदूरी करने वाले व्यक्ति को गणितज्ञ, विशेषज्ञ या वैज्ञानिक के समान तनख्वाह दी जाएगी तो ऐसी व्यवस्था समाज के सिद्धांत को पूरे तरीके से नष्ट कर देगी, समाज का उद्देश्य ही वहां पर खत्म कर देगी। तो सभी कहने का मतलब है कि सभी व्यक्तियों के लिए जो समानता है उसकी भावना होनी चाहिए, समानता की भावना वहां पर होनी चाहिए। यहाँ पर समानता के लिए हम यह बोल सकते हैं कि समानता शब्द से अभिप्राय उन समान परिस्थितियों से है जिसमें सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर प्रदान हो सके तथा सामाजिक भेदभाव का अंत हो सके एवं सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संभव हो सके। इसमें यहाँ पर दो शब्द होते हैं, एक है इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी। तो ये दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या होता है? तो इक्विटी का मीन्स होता है फेयरनेस और जस्टिस और इक्वालिटी का मीनिंग होता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, इक्वल एक्सेस दिया जाए, इक्वल ट्रीटमेंट रहे सबके साथ में, इक्वल शेयरिंग की जाए, इक्वल डिवीजन रहे। दैट मीन इक्वालिटी मतलब फेयरनेस एंड जस्टिस। तो ये जो होता है इसमें रीजनल और लॉजिकल डिसीजंस होते हैं। एग्जांपल जैसे पिक्चर्स मैंने दिए, इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए तो 3 बच्चे हैं जो मैच देखना चाह रहे हैं। इनमें तीनों की हाइट अलग अलग है। तो अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी में तीनों बच्चों को 3 स्टूल दे दिए गए हैं जिनकी हाइट सेम है, जो बिल्कुल एक जैसे हैं। मतलब तीनों बच्चों को एक जैसा लेवल दे दिया गया है जहां से वो मैच देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बड़ा बच्चा है वो इजीली मैच देख सकता है, सेकंड वाला बच्चा भी स्टूल पे खड़ा होकर मैच देख रहा है, बट थर्ड बच्चा जो है उसकी हाइट बहुत कम है तो वो मैच नहीं देख पा रहा, उसको स्टूल दिया गया उसके बाद भी वो मैच को नहीं देख पा रहा है। और अगर हम इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी मींस जैसे मैंने बताया फेयरनेस और जस्टिस होती है। तो सभी को अवसर मिलेगा, तो उसमें तीनों बच्चों में क्योंकि पहला बच्चे की हाइट अच्छी है तो उसको कोई भी स्टूल प्रोवाइड नहीं किया गया, सेकंड बच्चे की हाइट थोड़ी सी कम थी तो उसके लिए एक स्टूल दे दिया कि वहां से वो इजीली मैच को देख पा रहा है। बट थर्ड बच्चा जो उसकी हाइट बहुत कम थी तो उसके लिए वहां पर दो स्टूल प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि वो इजीली वो उस मैच को वो देख पाए। तो ये इक्वालिटी और इक्विटी होता है। इक्वालिटी में एक जैसा लेवल होता है बट इक्विटी में लेवल एक समान नहीं रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसके लिए इनइक्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें से कुछ फैक्टर मैंने यहाँ पे लिए हैं। जैसे फर्स्ट है आपका रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस मींस अगर हम अलग अलग स्टेट में देखें या अलग अलग जगहों पे देखें तो वहां पर इम्बैलेंस बहुत जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी सिटी में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, लाइक मैंने रियल से इंदौर है कि हम इंदौर में आते हैं तो इंदौर में बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस है और बहुत अच्छे लेवल पर हैं जिनके पास लाइब्रेरी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं मिलते एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इतनी अच्छी टेक्निक वहां पर यूज नहीं हो पाती। तो ये इनइक्वालिटी यहाँ से आती है। सेकंड हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स गरीब होते हैं, उनके पास बच्चे को पढ़ाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं होता है तो वो बच्चों को बड़े स्कूलों में नहीं पहुंचा पाते हैं। वो बच्चों को मोस्टली जो पेरेंट्स है वो गवर्नमेंट स्कूल भेजते हैं और जो गरीबी इसी कारण वो बच्चे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा सा वहां पर इनइक्वालिटी उनमें आती है। डिफरेंशियल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे आपको कि हम एमपी की बात करते हैं तो अगर आप किसी छोटे स्कूल में जा रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं तो उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। आप देखेंगे वही पुरानी बिल्डिंग्स है वहां पर और पुराना फर्नीचर रखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे भी और नॉर्मल बच्चों को नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहे हैं। बट अगर वही स्टैंडर्ड स्कूल में अगर हम जाते हैं तो कई जगह तो एसी प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए
ऑनलाइन के लिए आपको वीडियो क्लासेस चल रहे हैं, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, जो इनइक्वालिटी का पार्ट होता है। डिफरेंस इन होम एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है इनइक्वालिटी के लिए। जो मतलब घर से ही इनइक्वालिटी आती है, जिसमें जैसे पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे नहीं है, तो पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे नहीं है तो वो बच्चों को प्रॉपर गाइड नहीं कर पाएंगे, वो बच्चों को प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों को समझ में नहीं आता, वो अपने अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं, उन्हें नहीं आता समझ में कि किस तरीके से उन्हें कहाँ जाना है। वो अगर डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो वो क्या करें, वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें। पर अगर वही अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो वो बच्चे को प्रॉपर गाइड करते हैं कि बेटा अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो आपको नीट की प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपको 9th क्लास से प्रिपरेशन करना है, तो वो उस तरीके से बच्चों को पुश करते रहते हैं। तो उससे भी इनइक्वालिटी आती है। जेंडर डिस्पैरिटी ये सभी जगह देखने को मिलती है, क्योंकि भारत में माना जाता है कि पुरुष प्रधान है हमारे यहाँ पे। माना जाता है कि जो वंश है वो लड़के ही चलाते हैं। तो कहीं कहीं पर इसमें अभी चेंजेस हुए हैं, बट 90% अगर अभी देखा जाए तो अभी भी लोगों के मन में ये होता है कि अगर लड़की है तो एक लड़का होना चाहिए, बिकॉज वो हमारे वंश को बढ़ाएगा, घर को चलाएगा आगे जाके। तो ऐसी सोच के कारण कई बार ऐसा होता है कि लड़कों की पढ़ाई पर, लड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि आपको अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज आपको आगे चल के घर चलाना है। वहीं लड़कियों के लिए अगर पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं भी पढ़ रही है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, बिकॉज आपकी शादी हो जाएगी, शादी के बाद आप जाओगे तो पति कमाएगा, आपको घर के काम करना है। तो ये जेंडर डिस्पैरिटी बहुत जगह, मतलब हर जगह हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा डिस्पैरिटी बिटवीन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो इसमें हम बात करते हैं अपर क्लास, लोअर क्लास, या अपर कास्ट या लोअर कास्ट के बीच की जो डिस्पैरिटी है वो इसमें आती है। इसमें जो अपर क्लास और अपर कास्ट के लोग होते हैं उनके तो ये एडवांटेजेस होते हैं, बट जो लोअर क्लास और लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनके लिए डिसएडवांटेजेस होता है। एजुकेशनल इक्वालिटी फॉर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शिक्षा के लिए शैक्षिक समानता के लिए अवसर की हम बात करते हैं, तो जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स टू गिव इक्वल चांस टू एवरी इंडिविजुअल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी। तो हर इंसान को डेवलप करने का, अपने आप को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य हम ये मान सकते हैं कि सभी को समान शिक्षा नहीं, मतलब सभी का शारीरिक, मानसिक और परिस्थितियों के अनुरूप उनको शिक्षा प्रदान की जाए। इसमें हम यह बोल सकते हैं कि व्यक्तियों को शिक्षा के संदर्भ में जाति, रूप या प्रांतीय या भाषा या धर्म के आधार पर उनके बीच में जो भेदभाव है उसको नहीं करना, और सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। जितनी भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उन्होंने इस प्रोविजन को एक्सेप्ट किया हुआ है, और हमारा जो इंडिया है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक और सेक्युलर कंट्री। इंडिया हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए जरूरी है कि जितनी भी सिटीजन्स हैं हमारे, उन सभी को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इक्वली एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और इक्वली एजुकेशन प्रोवाइड किया, जिससे जो सिटीजन्स हैं वो अपना डेवलपमेंट, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, खुद को डेवलप कर सके, जिससे वो सोसाइटी को भी आगे डेवलप कर पाएंगे। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन अपॉर्चुनिटी सभी के लिए प्रोवाइड की गई है, सभी को एजुकेशन अपॉर्चुनिटी दी गई है। वह यहाँ भी प्रोवाइड किया गया है कि जो स्टेट है हमारे, स्टेट का मीन्स यहाँ पर हम कंट्री की बात कर रहे हैं कि कंट्री जो है वहां पर पर्सन्स के बीच में रिलीजियस, कास्ट या फिर रेस को लेके या सेक्स को लेके या प्लेस ऑफ बर्थ को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में कहा गया है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, यहाँ पर सभी लोगों को एक समान रूप से माना गया है। जो कोठारी कमीशन आयोग है, कोठारी आयोग ने भी सिफारिश की थी कि यदि धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को संप्रदाय के स्कूलों में धार्मिक शिक्षा के स्थान पर उन्हें सभी स्कूलों में सरकार के साथ साथ निजी तौर पर प्रबंधित नैतिक शिक्षा या सामाजिक व आध्यात्मिक मूल्यों में शिक्षा प्रदान की जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम हिंदू हैं तो हमें गीता ही पढ़ना है,
यहाँ मुस्लिम है तो हम कुरान ही पढ़ेंगे। यहाँ पर सभी के लिए जो शिक्षा है, शिक्षा का मेन जो आधार रखा था, मुख्य आधार उन्होंने नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और आध्यात्मिक मूल्यों को जानने के लिए के बारे में उन्होंने कहा था। अब बात करते हैं यहाँ पर नीड्स फॉर सोशल इक्वालिटी इन एजुकेशन। सबसे पहला है कि फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए। तो जो हमारा प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण मूल्य है समानता, समानता। भारत जैसे प्रजातंत्र देश में नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र का आधारशिला शिक्षा है। अतः जहाँ किसी भी क्षेत्र में समानता नहीं है, वहाँ प्रजातंत्र सफल हो ही नहीं सकता है। तो अतः प्रजातंत्र भारत की कभी भी उन्नति प्रजातांत्रिक भारत कभी भी उन्नति नहीं कर पाता अगर शिक्षा की व्यवस्था का लाभ सभी नागरिकों को एक जैसा नहीं मिलता। अगर जितने भी नागरिक हैं वो उन्हें एक समान रूप से शिक्षा नहीं दी जाती, तो वो प्रजातंत्र में क्या चल रहा है, कैसा करना है, वो चीज को समझ ही नहीं पाती। तो हमारा प्रजातंत्र कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। एजुकेशन विंग ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, जो शिक्षा एक मूलभूत मानवाधिकार जो हमें दिए गए हैं, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानव अधिकारों की घोषणा करते हुए कहा था कि क्योंकि सभी व्यक्ति समान हैं, इसलिए इनके अधिकार भी समान हैं। सभी व्यक्ति को एक जैसे अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा को एक मूलभूत मानवाधिकार माना गया है। शिक्षा को एक मूलभूत मानवाधिकार माना गया है कि सभी को शिक्षा प्रदान की जाए। अतः शिक्षा मानव के नाते प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, जिसका उपयोग वह तभी कर सकता है जबकि समाज में सबको शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाए। संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म या लिंग या रंग के आधार पर वंचित नहीं रखा जा सकता है शिक्षा से। इसके बाद थर्ड है इसका कॉमन एजुकेशन सिस्टम, जिसको हम बोलेंगे सर्वलौकिक विद्यालय प्रणाली। तो सरकारी और पब्लिक स्कूलों की दूरी को समाप्त करने के लिए सर्वलौकिक विद्यालयों की आवश्यकता है। इन विद्यालयों का पाठ्यक्रम उन्नत और साथ ही निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। इनमें प्रत्येक छात्र को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश लेने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए। तो किसी भी समाज के लिए आर्थिक विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में समानता और निष्पक्षता का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा मानवीय पूंजी निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम इजीली कमाई कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में चाहो उस फील्ड में आप जा सकते हो और अच्छी इनकम कर सकते हो, जिससे आर्थिक विकास होगा। इसके द्वारा ही देश का आर्थिक विकास संभव है, परंतु यह तभी संभव है जब शिक्षा के सभी को समान अवसर प्रदान हो। नेक्स्ट है आपका फॉर सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मीनिंग यहाँ पर कि सामाजिक विकास के लिए, तो भारतीय सामाजिक स्तर में उन्नति के लिए शिक्षा में समानता और निष्पक्षता का होना बहुत आवश्यक है। समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, नागरिकों में जागृति लाने के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाए। सामाजिक विकास में अगर सभी लोग शिक्षित होते हैं तो जो रूढ़िवादिता चल रही है या जो पुराने कुछ ऐसी प्रथाएं चली आ रही हैं जिनको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उनको हम चेंज कर सकते हैं, तो जिससे हमारा सोशल डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। रोल ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी इन इंडिया। तो सबसे पहला जो एजुकेशन है वो जो गैप है रिच और पुअर का, अमीरी और गरीबी के बीच का जो गैप है उसको दूर करता है। एजुकेशन सभी को एक जैसी दी जाती है, वो बच्चा गरीब हो या अमीर हो, सभी को एक ही तरह से पढ़ाया जाता है। उनको सारी चीजें समझाई जाती है, सारे सब्जेक्ट वहां पर उनको बताए जाते हैं। तो उससे उनके बीच का जो गैप होता है कि ये अमीर है, तो इससे पहले होता था कि राजाओं को अलग शिक्षा दी जाती थी, गरीबों को अलग शिक्षा दी जाती थी या उनको ध्यान नहीं दिया, तो वो जो गैप है उस गैप को यहाँ पे वो दूर करता है। एजुकेशन कैन क्लोज द गैप बिटवीन वुमन एंड मैन। जो जेंडर अनइक्वालिटी है उसको भी एजुकेशन से दूर करते हैं। आप पहले के समय में लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, लड़कियों की शिक्षा पे इतना जोर नहीं दिया जाता, पर अभी के टाइम पर लड़के लड़कियां एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको एक साथ शिक्षा दी जाती है। लड़कों से ज्यादा लड़कियां भी, जिस फील्ड में लड़के जा रहे हैं उसमें लड़कियां भी जा रही हैं, इंक्लूडिंग अभी आर्मी में भी लड़कियों को जाने की परमिशन दे दी।
तो ये जो वुमन और मैन के बीच का जो गैप है वो भी कम हुआ है। एजुकेशन टू फाइट इनइक्वालिटी, एजुकेशन जो इनइक्वालिटी है उससे फाइट करने में हेल्प करता है। जो समाज में पहले से इनइक्वालिटी चलती आ रही है कि जी ये गरीब है, ये अछूत है, इन चीजों को लेके, क्योंकि लोग अगर पढ़े लिखे होते हैं तो उन चीजों को इतना नहीं मानते कि ये जो अछूत है इनको हमें छूना नहीं है, इनके साथ हमें पढ़ना नहीं है या जॉब नहीं करना, तो वो सब चीजें यहाँ पर उनसे फाइट करके उसको इक्वालिटी में लेकर आ रही है। एजुकेशन कैन फाइट पॉवर्टी, जो एजुकेशन है वो गरीबी से भी फाइट करती है। अगर सभी लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं वो मजबूत होंगे, वो अपने लिए अपने हिसाब से काम कर पाएंगे, तो जिससे वो पॉवर्टी को भी वहाँ पे कम करेंगे। एजुकेशन कैन ब्रिंग अस क्लोजर टुगेदर, एजुकेशन लोगों को एक दूसरे के पास लाने में हेल्प करती है, हमें एक दूसरे से मिलाने में हेल्प करती है कि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। आज जैसे हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे पास मोबाइल है, आप फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो इसके थ्रू हम यहाँ से भी और बाहर के लोगों से भी हम के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। हम सभी लोगों के साथ बात कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है, तो वो एक दूसरे के पास लाता है। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है एनईपी 1986, जो शिक्षा नीति 1986 था, उसमें शिक्षा के अवसरों की समानता में कहा गया था कि जो शिक्षा नीति 1986, जैसे आजकल हम नई शिक्षा नीति भी कहते हैं, कि शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए विविध प्रकार की व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गई थी। उसमें शिक्षा नीति में भारत के भावी शिक्षा के रूप में प्रकृति और उद्देश्यों के साथ ही साथ कार्य प्रणाली को भी स्पष्ट वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का चतुर्थ खंड पूरी तरीके से समानता के लिए शिक्षा की ही चर्चा करता है। इसमें कुछ पार्ट थे, जैसे पहला इसमें बोला गया था कि स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा या महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा। तो 1995 में जो बालिका शिक्षा, बालिकाओं को शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जावे, ये कहा गया था। सन 1995 तक 15 से 35 साल तक की जो महिलाएं थी उनको व्यापक रूप से प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चला, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया। स्त्रियों की शिक्षा के कार्यक्रम का पुनः निरीक्षण और पुनर्व्यवस्था की गई। महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार किया गया। शिक्षा की सभी औपचारिक अनौपचारिक संस्थान स्त्री शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी विशेष रूप से सुविधाएं वहां पर जुटाता है। इसके अलावा दूसरा इसमें था अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अनुसूचित जाति और जनजाति या पिछड़े वर्गों को शिक्षा के समान अवसर देने का विशेष कार्यक्रम अपनाने की सिफारिशें की गई थी। इसमें क्या था कि कक्षा 1 से 5 तक जो जितने भी एसटी और एससी छात्र हैं उनको निःशुल्क और सर्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। एसटी और एससी बालकों के कम से कम 75% छात्रों को कक्षा 6 से 8 तक अनिवार्य प्रवेश दिया जाए। एसटी एससी छात्रों के माता पिता को अभिप्रेरित किया जाए कि उन्हें उपयुक्त अभिप्रेरणा राशि प्रदान की जाए। छात्रों को शिक्षकों की भर्ती के लिए भी विशेष बल दिया गया वहां पर, और प्रत्येक जिला मुख्यालय में एसटी एससी छात्रों के लिए विशेष छात्रावास बनवाए जाएं। इसके अलावा इनके क्षेत्रों में विशेष विद्यालय, बालवाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों, सरकारी अनुदान की व्यवस्था भी उसमें की गई है। थर्ड था इनका अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों के लिए। तो अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित संस्थानों का सरकारी नियम उदार हुआ उसमें, और जो संविधान था उसमें यूजीसी ने यूजीसी उन महाविद्यालयों को अनुदान दे जिसमें शिक्षा की विशेष व्यवस्था दी गई वहां पर, और जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी मतलब धारा 30 है जो हमारी, उसमें भी अल्पसंख्यकों को और शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने के लिए विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो विकलांग है, विकलांगों की शिक्षा पर भी बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी जो 1986 है उसमें विकलांगों को भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यापकता लाई गई वहां पर। विकलांगों को आवश्यक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया गया। विद्यालय भवन में इनके आने जाने के मार्गों को सरल बनाया गया। व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था की गई। जो हमारी 8वीं योजना में 34 जिला मुख्यालयों में कम से कम 5000 विद्यालय से स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी सोशल इक्वालिटी के लिए बहुत
अच्छा रोल प्ले किया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एंश्योरिंग इक्वालिटी। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं जो इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी के लिए बताता है। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 21A, तो आर्टिकल 21A है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसमें कहा गया सभी लोगों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दिया गया है, एक हमारा फंडामेंटल राइट है। इसके बाद हम अनुच्छेद 30 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 30 में भी सभी के लिए मतलब एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी था ये, कि जो माइनॉरिटी है उनके लिए एजुकेशन प्रॉपर प्रोवाइड की जाए, उनको भी राइट्स दिए जाए। अगर वो चाह रहे हैं कि अपना कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन करना चाहे तो वो वहां पर अपना इंस्टीट्यूट इजीली ओपन कर सकते हैं, वो अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इसके बाद आर्टिकल 29 है, तो आर्टिकल 29 में भी भाषा के आधार पर माइनॉरिटी जो है, कि जैसे कहीं कहीं पर कुछ भाषाएं ऐसी है जो सिर्फ एक स्पेशल जगह पर ही बोली जाती हैं, तो उनके लिए भी वहां पर समानता दी गई है कि आप उन भाषाओं में भी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो सेफ गार्ड उनको वहां पर दिया गया है। ये बीकर सेक्शन, एजुकेशन फॉर बीकर सेक्शन, जो बीकर सेक्शन है, पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए भी एजुकेशन प्रॉपर प्रोवाइड वहां पर की गई है। इसके बाद जो आर्टिकल 29 वो है आपका इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सभी इंस्टीट्यूट में प्रॉपर एजुकेशन वहां पर सभी उनको प्रोवाइड की जाए। आर्टिकल 28 है हमारा आर्टिकल 28 में मूल अधिकार है हमारा, जिसमें 3 पार्ट थे इसके। जिसमें फर्स्ट पार्ट में था आपका राज्य निधि से पूर्णतः प्रेषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो वहां पर बोला गया था कि कोई भी इंस्टीट्यूट में कोई ऐसी धार्मिक शिक्षा वहां पर प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके सेकंड सेक्शन में बोला गया था कि राज्य जो भी खंड ए में जो बात इन्होंने कही है कि वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो जो प्रशासन है वहां पर वो जिला प्रशासन तो उसमें हेल्प करेगा ही, बट उसके साथ साथ वहां पर जो केंद्र शासन है वो भी उनकी हेल्प करता है। और जो थर्ड था इसमें सेक्शन, उसमें कहा था कि राज्य से मान्यता प्राप्त और राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षा संस्थानों में उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या किसी भी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में जाने के लिए, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए आप किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते हो, जब तक उस व्यक्ति ने वो चाहे या अपने घर वालों से पूछे, अपने संरक्षक सहमति को लेकर नहीं आ सकता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग वो जैसे चाहे वैसे रह सकता है। इसके अलावा जो एक था आपका वुमन एजुकेशन, तो आर्टिकल 14, 15 और 15(3) में बोला है कि वुमन एजुकेशन को कंपलसरी किया गया था, कि महिलाओं की शिक्षा पर वहां पर जोर दिया गया है। ये मेरे रेफरेंसेस थे एंड थैंक यू सो मच। पहले इन लोगों को पूछ लेने दीजिए, आप ही बताइएगा। जी सर। अपॉर्चुनिटी है सर, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता इसलिए है कि अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए कि जो डेवलपमेंट है हमारा, सोशल डेवलपमेंट है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो सभी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब सभी को एक जैसा एजुकेशन प्रोवाइड होगा। अगर जैसे कोई गरीब है, कोई मजदूर है, अगर उसको उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाएं कि नहीं ये तो मजदूर है, इसे पढ़ाने का मतलब नहीं है, तो मजदूरी करना है, तो वो चाह के भी आगे जाके कुछ कर नहीं पाएगा। और अगर इक्वली हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो हम देखें कि मतलब गरीबों के बच्चे भी आज IAS बनकर बैठे हुए हैं, बिकॉज वहां पर उनके साथ कोई मतभेद नहीं किया गया, उन्हें इक्वली सभी के जैसा एजुकेशन प्रोवाइड किया गया, और अगर उनके अंदर गट्स है वो कर सकते हैं तो वो उन चीजों को बहुत अच्छा करके निकल पाएंगे। और जितनी भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, उन डेमोक्रेटिक नेशंस ने माना है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी वहां पर प्रोवाइड की जाए। मेरा एक क्वेश्चन है कि इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देना ठीक रहेगा कि इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी? इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देना ठीक। इक्विटी देने में क्या है कि फिर लोग उस चीज के आदी हो जाते हैं। मतलब विकास करना है, आप अपना विकास खुद करो, हम आपको विकास करके नहीं देंगे। अगर हमने विकास करके दे दिया तो फिर आप उस चीज को, उसकी वैल्यू नहीं होती है उस चीज की। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि
छोटा बच्चा था तो उसके लिए डबल स्टूल रख दिया। तो अगर उसको डबल स्टूल ऑलरेडी रख के दिया हुआ है तो उसको पता है कि मुझे डबल स्टूल दे देंगे, मैं इजीली देख लूंगा चीजों को। पर वो वहां पर फिर कोशिश करना बंद कर देगा कि मुझे देखना है तो मैं उसके लिए ट्राई करूँ। लेकिन मेरे आपको नहीं लगता according कि मतलब इक्वल अगर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो हाँ। जैसे कोई भी अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन या कोई दूसरी, तो जैसे कोई प्रिविलेज्ड क्लास है उनके पास तो ऑलरेडी सारी की सारी फैसिलिटी हैं, रिसोर्सेस हैं, अगर उनको भी वही इक्वल चीज दी जाएगी और वही जो लोअर क्लास है उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई रिसोर्सेस नहीं है, तो जैसे उनके लिए तो जैसे मान लो 10% की आवश्यकता है और इनके लिए 90% की है, लेकिन गवर्नमेंट अगर इक्वल कर देगी ना तो इनको भी 10% देगी और उनको भी 10%, तो इनके लिए तो 90 की जरूरत थी लेकिन उनको तो 10 की थी, तो उनको तो वो अपने में 10 ऐड करके वो तो 100% हो जाएगा। लेकिन जो लोअर क्लास है उनको 90 की आवश्यकता थी, 90% की, लेकिन गवर्नमेंट ने तो 10% दे दिया दोनों वर्ग के लिए। तो इनके लिए 90 की आवश्यकता थी लेकिन गवर्नमेंट ने 10 दे दिया, तो इनको तो अभी भी 80 की आवश्यकता है, लेकिन उनको तो 90 पहले से मतलब उनके पास थे, लेकिन 10 दे दिया तो वो 100 हुआ। तो फिर कैसे समाज में सोशल जस्टिफिकेशन आएगा? देखो, इक्वालिटी, एजुकेशन इक्वालिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें गैप कहाँ पर आएगा? अगर सभी को एक जैसे एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही तो ठीक है। हाँ, जैसे अभी भी आपको पता है कि रिजर्वेशन हमारे यहाँ अभी भी चल रहा है कि जिनको जरूरत है उनको उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दे, पर रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है ताकि वो लोग अपना विकास कर सकें। ऐसा नहीं है कि उनको रिजर्वेशन नहीं दिया, रिजर्वेशन दिया जा रहा है हमारे यहाँ पर। हर कास्ट में देते हैं, और अगर आप उस लेवल पे से बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, उनके पास बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती, गवर्नमेंट उनके लिए फ्री बुक्स प्रोवाइड कराती है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है। तो ये सभी के लिए है। जिनके पास ज्यादा है वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, हो सकता है वो। हाँ। जी, आपको क्या लगता है कि जो अभी वर्तमान एजुकेशनल जो परिस्थिति है समाज में वो गवर्नमेंट के या किसी भी लेवल पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है सभी को? तो गवर्नमेंट की कोशिश पूरी है सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की, बट हाँ, कहीं कहीं पर वो चीजें मिस हो रही हैं जो नहीं मिल पा रही है लोगों को। जी, थैंक यू। मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही हूँ बस। अच्छी बात है, ठीक है, रखिए अपनी बात। रिजर्वेशन जो किया जाता है हमारे यहाँ पर, जो रिजर्वेशन दिया गया है, तो कई बार ऐसा होता है कि जिनको उसकी जरूरत नहीं है उनको भी उसका फायदा हो रहा है। कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, उनको अब रिजर्वेशन की कहीं से कहीं तक कोई नीड नहीं है, बट उनके नाम पर रिजर्वेशन है तो वो उस सीट के लिए कैपेबल हो जाते हैं, वो उस पर रिजर्वेशन ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हैंडीकैप्स नहीं होते हैं बट उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है हैंडीकैप का, वो बनवा लेते हैं, उस सर्टिफिकेट के बेस पर वो रिजर्वेशन वाले कोटा पर आ जाते हैं। तो इसकी वजह से कि जो कैपेबल लोग होते हैं कई बार वो छूट जाते हैं। तो ये जो रिजर्वेशन हमारे यहाँ पर दिया जा रहा है तो इसमें कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए लोगों को, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, कि सभी को एक जैसी मिले, कि जो कैपेबल हैं वो भी उस चीज को कैच कर पाए। तो ये जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम में इसमें चेंजेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मेरा ये क्वेश्चन था। सिस्टम में तो चेंजेस होना चाहिए क्योंकि बहुत पुरानी मतलब आजादी के बाद से अभी तक उतना ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, लेकिन आप किस प्रकार का चेंजेस देखना चाहती हैं कि जो रिजर्वेशन है वो उसको कास्ट बेसिस पे ना करके इकोनॉमी बेसिस पे किया जाए, मतलब आप क्या किस बेसिस पे चेंजेस करना चाहते हैं? तो जो रिजर्वेशन है उसको कास्ट वाइज ना कर उसके इकोनॉमिक वाइज किया जाए, कि जिन लोगों को सच में उस चीज की नीड है उनको वो चीज मिले। ऐसा नहीं है कि हर कोई उस चीज का लाभ ले रहा है और जिनको जरूरत नहीं है वो जबरदस्ती ले रहे हैं, या तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ये जो रिजर्वेशन है ये इसीलिए इस समय रिजर्वेशन के स्थान इक्वलिटी के स्थान पर इक्विटी की बात की जाने लगी है। तो क्या बेस्ट देखो मेरे हिसाब से इक्विटी बेस्ट है, क्योंकि इक्विटी का मतलब ये होता है कि मान लो मैं और तुम हैं, मुझे 6 रोटी की आवश्यकता है, तुम्हें 8 रोटी की आवश्यकता है, तो जितनी तुम्हें आवश्यकता होगी उतनी तुम ले लोगी, उतनी जितनी मुझे होगी उतने ले लेंगे। लेकिन इक्वलिटी में क्या होगा कि मुझे भी 6 मिलेंगी, तुम्हें भी 6 मिलेंगी, यहाँ पे तुम भूखी रह जाओगी 2 रोटी की अपेक्षा। इसलिए इक्विटी की बात की है। मैं वही बोल रही हूँ, लेकिन जो लोग उसका गलत फायदा ले रहे हैं तो उसके लिए क्या है? तो उसके लिए सिस्टम बनना चाहिए।
उसका एक बेस्ट तरीका ये है कि जो आरक्षण है, जी सर, उसका एक ये तरीका है कि जो आरक्षण है उस पर बहुत समय से चर्चा भी हो रही है कि उसको इकोनॉमिक बेस पे तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो आरक्षण दिया गया था उसका पैमाना ही सोशल जस्टिस था, क्योंकि जो जिन लोगों को हजारों साल से जो वंचित गरीब हैं जो उनके लिए, तो ये इकोनॉमिक बेसिस पे तो नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें ये एक क्वेश्चन आता है, हमेशा कोई भी इस पे सवाल खड़ा करता है कि जैसे जो ओबीसी या SC/ST वर्ग के लोग हैं वो बहुत बड़े हायर पदों पर हैं, बड़े बड़े पोजीशन है, अच्छी खासी उनके पास प्रॉपर्टी है, फिर भी उनका लड़का भी वही रिजर्वेशन लेता है और वही एक जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो भी लेता है। जैसे अभी पिछली दिनों एक वो डिबेट चली थी कि जैसे रामनाथ कोविंद हैं, वो दलित हैं, तो वो SC/ST का वो SC का वो लेते हैं आरक्षण, तो उनकी जो लड़की हैं उनको भी वही आरक्षण मिल रहा है और वही एक गरीब गांव की कोई SC कैटेगरी का वो उसी को भी मिल रहा है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज बहुत हायर हैं, अवेलेबल है हायर लेवल पे, लेकिन उनके पास जो गांव की कोई लड़की है या लड़का है उसके पास नहीं है, तो ये तो इनजस्टिस हो गया। तो इसके लिए यही तरीका है कि जो क्रीमी लेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे ओबीसी वर्ग में अप्लाई है वही अप्लाई SC और ST वर्ग में होना चाहिए, यानी कि जिन जो SC और ST वर्ग के जो लोग हैं जिनको आरक्षण मिल चुका है, जिनके पास जो इनकम है वो 6 लाख या 10 लाख से ऊपर है, उनके पास गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासे पैसे हैं, तो उनको क्रीमी लेयर का एक वो क्राइटेरिया फिक्स कर देना चाहिए और उनको उस आरक्षण से वंचित कर देना चाहिए, ताकि जो लोग जो SC/ST के हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है उनको वो मिल सके वही आरक्षण, और जो आरक्षण लेके जो सक्सेस हो चुके हैं या अपना जीवन स्तर ऊपर उठा चुके हैं उनको उससे वंचित कर देना चाहिए। तो मेरा सर यही एक वो है मेरे हिसाब से। अच्छा, शिवम कुछ रेमेडी बता रहे थे। सर मुझे भी, मैं बेसिक की संतुष्ट हूँ। अच्छा, तो फिर यहीं पे हम फिर आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे। म्यूट कर लीजिए शिवम। सपोज कीजिए कि आपने इकोनॉमिकल बेसिस पे आपने अलग कर दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखेंगे कि जो दूसरे उनके हैं जो मतलब जो लोअर कास्ट के या जो आपके जाति में जो नीचे के हैं, उनको कितना हो वो पैसे उनके पास हो जाएं, इकोनॉमिकली कितने भी समृद्ध हो जाएं, लेकिन सोसाइटी में उनको वो दर्जा नहीं मिलता, उनको वो स्थान नहीं मिलता जो कि किसी हायर कास्ट में होने की वजह से व्यक्ति को मिलता है। केवल जब हम पैसे की बात करते हैं, ठीक है, आपको जो पैसा है, जो धन है, वो आपको सारे जो रिसोर्सेज हैं वो आपको अवेलेबल कराएगा, नो डाउट कराएगा, लेकिन जो यहाँ पर आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो एक दलित व्यक्ति यदि मान लीजिए वो कलेक्टर ही बन जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाए, लेकिन फिर भी सोसाइटी में उसकी वो प्रतिष्ठा नहीं होती जो किसी दूसरी हायर कास्ट में होने की वजह से व्यक्ति को मिलती है। तो यदि आप उसको वंचित करते हैं तो ठीक है भाई, आप उनको अपॉर्चुनिटी सारी चीजें तो देते हैं, वो तो ठीक है, वो उनको मिलेगा, लेकिन क्या उनके साथ सामाजिक न्याय हो पाएगा? पैसे हो जाने की वजह से केवल उनकी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो क्या इस वजह से उनको सामाजिक न्याय संभव है? क्या 100% आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली यदि कोई समृद्ध हो जाए आर्थिक रूप से तो उसको समाज में वही न्याय मिलेगा? क्या लगता है आप लोगों को? एक रेमेडी तो थी, ठीक है, वीर सिंह ने बताया, कहीं ना कहीं बार बार आप देखते हैं कि आरक्षण के मुद्दे को, ठीक आपने बात कही, इक्विटी की बात है, जिसको जितना चाहिए तो उनको आप देने की, जैसे भी शिवम ने बात करी रोटी की, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने, इनको देना था। तो क्या पैसे के माध्यम से ही या आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति को ही क्या वो सामाजिक न्याय मिल सकता है? ये एक प्रश्न है। यहाँ पर व्यक्ति को अपने ये इसका क्या रेमेडी हो सकती है? सर
इसमें ऐसा है कि जैसे सर ये सोशल जस्टिस के लिए था, तो सोशल जस्टिस तो अभी भी नहीं हो पा रहा है। जैसे हम अभी भी देखते हैं, जैसे कहीं पे कोई दलित को उप मुख्यमंत्री या विधायक सांसद बना दिया जाता है, तो आज भी वो जब कहीं भी जाता है तो पता चलता है कि वो जमीन में बैठ के चाय पी रहा है। लेकिन जो उससे नीचे का जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो हायर वो क्लास से हैं, तो वो कुर्सी या स्टूल पे बैठ के चाय पीते हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी मिल जाती हैं तस्वीर। तो सर इसका मतलब ये तो नहीं है कि सर कि उनको हमने आर्थिक रूप से संपन्न कर दिया तो हम उनको और भी करते चलें। तो सर ये तो जो क्लास के बीच में ही विभेद हो गया। जैसे एससी वर्ग का है या एसटी वर्ग का है 15% और 7.5% आरक्षण, तो सर उसमें देखेंगे हम, अगर कोई भी लिस्ट उठा के देखें तो जो 15% में से जो एसटी वाले या एससी वाले 7% में मिलेंगे, तो उनमें से कम सर 70% से 80% मिलेंगे जिनके माता पिता पहले से संपन्न हैं, जिनके पास पूरे रिसोर्सेस हैं, उन्हीं के बच्चे सिलेक्ट होते हैं हर एग्जाम में। तो सर ये तो फिर उनके साथ भी एक इनजस्टिस नहीं हो गया, कास्ट के अंदर ही इनजस्टिस हो गया। वहां पे भी हमने 2 वर्ग बना दिए, एससी में या एसटी या ओबीसी में, कि ये एक एसटी वाले वो जो हायर रिसोर्सेस हैं जिनके पास, और एक एसटी वाले वो जिनके पास किताबें और पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं है फीस भरने के लिए। तो ये तो सर उन कास्ट के अंदर ही हमने इनजस्टिस कर दिया। और दूसरी चीज ये है कि ये बात अलग है कि जैसे कोई दलित है, वो उनके पास कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन अगर कोई एक ब्राह्मण है, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, तब भी वो सम्मान की दृष्टि से देखेगा अपने आप को। और उससे कई बार एग्जाम्पल भी गांव में मिलते हैं, बोल देते हैं कि तुम आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ रहोगे तो तुम हमारे नीचे ही। तो ये तो सर सोशल इक्वालिटी की बात है। लेकिन सर जो आर्थिक रूप से भी तो उन कास्ट के अंदर इनजस्टिस हो रहा है, तो सर इसको भी तो देखना चाहिए। नहीं तो ऐसे में तो पता चला कि सर एक वर्ग है जो एससी वर्ग में या एसटी है ओबीसी में, जो पिछले कई पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ ले रहा है और उसके पास रिसोर्सेस है, तो वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरे जो वर्ग है एसटी एससी या ओबीसी का, उसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहा है, तो वो नीचे दबता चला जा रहा है। तो सर यहाँ पे भी तो देखना जरूरी है। इसलिए सर ये मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी आरक्षण व्यवस्था को इकोनॉमी बेस्ड पे किया जाए। कास्ट के अंदर ही सर क्या बोलते हैं सर, इकोनॉमी बेस्ड पे किया जाए। पूरी व्यवस्था नहीं हम कर सकते हैं, कास्ट के अंदर ही कर सकते हैं। जैसे एसटी है तो एसटी के अंदर हम 2 कैटेगरी बना दें, एक जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं उनके लिए आरक्षण ना दिया जाए, और जो जिनके पास नहीं है उनको बस दिया जाए। टोटल रिजर्वेशन इकोनॉमी बेस्ड नहीं होना चाहिए। यस सर, जैसे सर कुछ अच्छे कास्ट के लोग भी हैं पर गरीब हैं, वो उनके पास नहीं है सोर्सेस करने के, पर इस रिजर्वेशन के कारण कई बार ऐसा होता है कि वो भी रह जाते हैं। उनका अच्छा परफॉर्म किया। सर अभी जो एग्जाम हुआ था संविदा शिक्षक वाला, इसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जिनके बहुत अच्छे परसेंट आए हुए हैं, 120 नंबर हैं, 125 नंबर हैं, बट वो वहां पर सिलेक्ट नहीं हो पाए बिकॉज वहां पर भी उनसे कम परसेंट वाले, अब 75% वाले लोग सिलेक्टेड हैं। तो वो जो चीजें हैं सर, ये गलत है। इसके लिए कुछ होना चाहिए, हमारे सिस्टम में चेंजेस लाने मेरे ख्याल से जरूरी है, कुछ चेंजेस होना चाहिए। यस सर जो आपका क्वेश्चन था कि सर कि सभी को जो सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, उसका एक सबसे बड़ा कारण है सर माइंड सेट, कि लोगों का मेंटली जो माइंड सेट है एक प्रकार से, उस प्रकार से वो व्यवहार करते जाते हैं। तो माइंड सेट को एजुकेशन से ही सुधारा जा सकता है, वो भी क्वालिटी एजुकेशन से। अपने यहाँ पर क्यों ऐसा माइंड सेट है, दूसरे देशों में क्यों नहीं है? दूसरे देशों में कहीं कोई जाति, भले कई जातियां भी होगी मान चलो, लेकिन सामने वाले को इंसान समझा जाता है पहले, कास्ट बाद में आती है। लेकिन अपने यहाँ पर पहले से ही बड़ा व्यवस्था रही है, तो उसका प्रभाव हमेशा है, आज भी है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तो ये कि माइंड सेट यदि चेंज हो जाएगा तभी जाके हो पाएगा क्वालिटी एजुकेशन से। सर बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि डिफरेंट बेस पे हम जो स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, तो अगर उस स्ट्रेटिफिकेशन को हम कम करें तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। स्ट्रेटिफिकेशन को कम नहीं किया जाएगा तब तक सबको इक्वली चीज नहीं मिल पाएगी। नहीं पाया, नेटवर्क थोड़ा महेश भी कुछ बोलना चाह रहा था।
सर मैं ये बोल रही थी कि जो लोग हाई क्लास है, ठीक है, हम क्लास की अगर बात करते हैं तो कुछ हाई क्लास लोग भी ऐसे हैं कि जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, वो कैपेबल है फिर भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। कि जो अभी संविदा का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत से लोग हैं जिनको अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, बट अच्छे मार्क्स आने के बाद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, उनको पोजीशन नहीं मिल पाई। पर वहीं पर 75% लाने वाले को पोजीशन मिली जिसके ऑलरेडी फैमिली कैपेबल है उस चीज के लिए, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, बट एक गरीब है जिसको 125 नंबर आए, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सर ये चीजें गलत है ना, इनके लिए मैं बोल रही हूँ कि भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस का प्रावधान भी ले आए थे। जी जी, शायद इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए ईडब्ल्यूएस का प्रावधान आया। तो देखिए, आप वही बात हो गई ना कि बात दरअसल क्या है कि आप लाख किसी को आरक्षण दे दीजिए, पैसे से संपन्न बना दीजिए, जब तक हमारी मनोदशाएं नहीं बदलेगी, वो जो अभी जैसे वीर सिंह ने कहा कि कोई अपर कास्ट का कोई व्यक्ति यदि होगा तो अपने को देगा, और जो लोअर कास्ट का तथाकथित जिनको आपने बना दिया है सोसाइटी में, वो अपने को नीचे, जैसे चाय पीने की बात इन्होंने कही, वो कितना उसका इकोनॉमिकली वो समृद्ध हो, लेकिन ये दोनों की मनोदशाएं चेंज होनी चाहिए। अब ये कैसे होगा, इस चीज के लिए बड़ा मतलब ये बहुत तो सोच का विषय है कि वो कैसे होगा। क्या होने का मतलब, जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अपने को ही सुपीरियर समझें, और जो लोअर कास्ट वाले वो अपने को इंफीरियर न समझें। व्यक्ति के अपनी जो क्वालिटीज हैं उस क्वालिटीज के हिसाब से उसको अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा मिले। अब रिजर्वेशन में जैसे ठीक है, आप जैसे दो कैटेगरी बनाने की बात कर रहे हैं कि किसी की हायर इनकम ग्रुप है तो ठीक है, उनको आप कहिए कि नहीं, जिनकी इकोनॉमी इतनी होगी उनको पूरी फी सबमिट करना होगा, और जो उन्हीं की कास्ट से रिलेटेड ऐसे लोग हैं जो फीस सबमिट करने के सक्षम नहीं है, उनके लिए आप फ्री में व्यवस्था करिए। और मेरा तो ये कहना है कि आप एजुकेशन को फ्री करिए ना, क्यों किसी को करने की। जब आप अभी आपने जैसे कहा नीता ने कि इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जब आप पैसे लगाएंगे, फी लगाएंगे, तो आप फ्री करिए। आप क्यों प्राइमरी एजुकेशन को फ्री कर रहे हैं? आप सेकेंडरी भी फ्री करिए, हायर सेकेंडरी भी फ्री करिए, हायर एजुकेशन भी फ्री करिए, सब फ्री करिए। आपको पैसे की बात ही क्या है? फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। किसी से पैसा मत लीजिए, जो भी व्यक्ति आएगा उससे पैसा आप उसको रख करके उसको फ्री में एजुकेशन की व्यवस्था करिए, तो वो जो इकोनॉमी की बात आएगी वो वहां पे खत्म हो जाएगी। लेकिन सर ये भी तो फ्री करने से क्या फायदा सर? ऐसी शिक्षा का क्या मतलब जो सर क्वालिटी ही ना हो। अब जैसे गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया 6 से 14 वर्ष तक का, लेकिन सर वहाँ पे कौन पढ़ाना चाहता है गवर्नमेंट स्कूल में? आज कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी नहीं है। सर फ्री का भी मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब निकलने वाला है, क्योंकि जब तक क्वालिटी नहीं रहेगी तो फिर वही है कि एक गरीब का बच्चा है, अगर वो फ्री में भी शिक्षा मिल रही है तो वो सरकारी स्कूल में पढ़कर वो 5वीं लेवल तक वो कक्षा 2 की पुस्तक भी पढ़ना नहीं सीख पाता है, और वही कोई प्रिविलेज्ड क्लास का है तो वही अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के वो उसका IQ लेवल जब तक गवर्नमेंट वाले का आधा रहता है उसका उससे दुगना हो जाता है। तो सर फ्री का भी क्या मतलब है ऐसा कि, क्योंकि आगे चल के तो दोनों को सर कंपटीशन में बैठना है, गवर्नमेंट वाले को भी देना है SSC और UPSC, और उस वर्ग को भी देना है, और उसका IQ लेवल और उसकी पढ़ाई और इसकी क्वालिटी दुगनी है, तो सर वो तो फिर मेरिट बेस पे आगे हो जाता है। तो सर फ्री का क्या मतलब? नहीं तो सर का कहने का मतलब, आप कैसे कह रहे हैं कि फ्री का एजुकेशन होगा तो वो खराब ही होगा? इसके पीछे क्या है आपका कि अगर फ्री का होगा तो सब खराब ही होगा? सर अभी तक तो जो पुराने अपन देखें, अगर पुरानी जो भी अनुभव है या पुरानी जो शिक्षा व्यवस्था अभी तक की जो वर्तमान में चल रही है, वो तो सर वही देखने को मिलती है कि सर वहाँ तो सिस्टम बदलिए ना। आप ये क्यों कह रहे हैं कि फ्री तो मुफ्त का? हम बच्चों की फी नहीं लगती। क्या नवोदय विद्यालय आपके लिए मॉडल है एजुकेशन का? उसको आप अच्छा मानते हैं? वहाँ कोई पैसा नहीं। यस सर। नवोदय विद्यालय को आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करो तो फ्री है, फिर आप कैसे कह रहे हैं? आप ऐसा सिस्टम ले आइए। मेन बात है आपकी मंशा और एक कमिटमेंट। टीचर का, गवर्नमेंट का, सबका कमिटमेंट बहुत जरूरी है। ये आप नहीं कह सकते कि फ्री का होगा तो वो खराबी होगा ना, ये कोई बात नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल आपको नवोदय विद्यालय का दिया। नवोदय विद्यालय में सब कुछ फ्री है, सारे बच्चों की कोई फी नहीं लगती।
और सब प्रतिभाशाली बच्चे जाते हैं, वैसा सिस्टम डेवलप करिए। क्यों आप पैसा लेना चाहते हैं? और पैसा लेकर के ही आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, इसके पीछे क्या तर्क है? क्यों पैसा लेकर के क्वालिटी अच्छा बनेगी भाई? इसका मतलब कि आपके सिस्टम में खामी है ना। यस सर। सर वो तो सही नहीं है सर, वो आम आदमी के ऊपर डिपेंड थोड़ी है सर। वो तो पॉलिसी जो बना रही हैं, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की जो मनोदशा है सर, वो उस पर डिपेंड करता है। आप अपन लाख कोशिश कर लें सर, लेकिन आम आदमी क्या कर सकता है? यही है, शिकायत कर दें, ब्लॉक स्तर पर कर दें, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से जिला शिक्षा अधिकारी पे। जब पूरा का पूरा सर सिस्टम ही बना हुआ है तो सर ये तो ऊपर से जब तक नहीं होगा तब तक अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमको यही मनोदशा चेंज करना होगा ना वीर सिंह, कि हमारे दिमाग में ये कि फ्री होगा तो खराब होगा। ये तो हमारी मनोदशा ठीक नहीं है ना, कि हमने ये सोच लिया कि जो चीज हमको फ्री में मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा, वो खराब ही होगा। जब आपका स्टेट वेलफेयर स्टेट है तो वो तो आपके वेलफेयर के लिए काम कर रहा है और उसकी जिम्मेदारी बनती है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एजुकेशन फ्री का होगा, कॉन्वेंट में पढ़ करके बच्चा अच्छा। आपको अभी सफाई का कि शायद विद्यालय का आप लोग एग्जाम्पल अगर जानते होंगे, एक प्राथमिक विद्यालय है, एक शिक्षक के प्रयास से वो विद्यालय आसपास के सारे कॉन्वेंट स्कूल से बढ़िया है। वहां के लड़के जो अभी तक निकले 10 सालों में, कईयों ने पीएससी भी क्वालिफाई किया है। तो ठीक है, सिस्टम ठीक नहीं है। हम तो अपनी राय रखें ना कि भाई फ्री का अगर एजुकेशन दे, मैं तो अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं। इसका ये मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप फ्री में कर दीजिए, कोई पढ़े ही ना, ये चीज नहीं। इसका मतलब कि आपको सिस्टम में बदलाव हो। जो मनसा की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की मनसा तो चेंज होनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ इकोनॉमी देख रही है ना, वो सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, वो भी अपनी पैसा नहीं लगाना चाहती। लेकिन यहाँ पर जनता की भी होनी चाहिए। अगर आपके विद्यालय में नहीं, हम कितने जागरूक हैं, यदि हमारे बगल में प्राथमिक विद्यालय है और शिक्षक वहां पे यदि समय से नहीं आ रहा है या अपनी क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहा, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके वहां पे भी ग्राम पंचायत के साथ, अभिभावकों के साथ वहां पे मीटिंग होती है, वहां पे रखिए अपनी बात। भाई 1 बार 2 बार 4 बार 8 बार 10 बार 100 बार आपकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब बार बार इस बातें होंगी तो वो जो लेवल ऊंचे लेवल तक जब जाएगी, धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधरेंगी। तो कमिटमेंट हमारा अपना भी है। हाँ बताइए, आशा कुछ कह रही थी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, आरक्षण का कॉन्सेप्ट आया क्यों? हम शायद ये वाली बात ही भूल गए हैं कि जो आरक्षण आया था उसका मेन उद्देश्य तो ये था कि समाज में समानता लाना है। तो वो तो आई नहीं सर, या उस हिसाब से नहीं आ पाई जिस हिसाब से चाही थी गवर्नमेंट ने या हम लोगों ने। अगर वो आ जाती तो आरक्षण तो अपने आप ही खत्म हो जाता। कोई ये नहीं चाहता कि उसको पैसा मिले, या वो कहते हैं ना कि आप किसी घर में जाते हो तो भले वो भोजन को पूछे ना पूछे, लेकिन उसका मान सम्मान बड़ा होता है। तो इसी बात को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर ये समानता देखी जाती हर कास्ट में, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, अगर वो हो जाती किसी भी तरीके से, तो मुझे लगता है आरक्षण कोई भी नहीं लेता। अभी काफी लोगों को मैंने पूछा और उनसे जाना तो वो यही कहते हैं कि हमको भी आरक्षण नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको आरक्षण मिल जाता वो भी खुश नहीं है अधिकतर मायने में, क्योंकि उसको भी सुनने को ही मिल जाता है कि भैया आप लोग तो आरक्षण की वजह से आगे बढ़ रहे हो, नहीं तो आप में तो वैसे भी कोई योग्यता नहीं थी। और फिर ये भी होता है ना सर कि हम कहते हैं विकास की बात, तो विकास सिर्फ आर्थिक लेवल पे थोड़ी ना होता है। आप देखिए जो सालों से पढ़ते आ रहे हैं तो उनका एक मेंटल विकास तो वैसे ही हो चुका है सर, वो थोड़े में भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। लेकिन अब ये पीढ़ियों से पढ़ते आ रहे हैं जो निम्न कास्ट से आते हैं, उनका मेंटल विकास मेरे समझ से अभी इतना नहीं हुआ है सर, इतना ही। वो तो बात सही है आशा। देखिए रिजर्वेशन आने की वजह से ऐसा कुछ हुआ कि लोग पढ़ने लिखने लगे। वो जो दबे कुचले लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो कम से कम रिजर्वेशन से ये चीज हुआ कि वो महिलाओं के लिए भी है और चाहे नीचे की कास्ट जितनी भी हैं उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिली कि वो आज पढ़ने, आज थोड़ा भागीदारी उनकी बढ़ी है। हाँ ये जरूर है, जैसे मैंने अभी फ्री की बात करी, अब गवर्नमेंट कितनी मनोदशा के साथ बात करती है, तो फ्री एजुकेशन हमेशा खराब होगा या ये चीज नहीं कहा जा सकता। हाँ सिस्टम में यदि आपकी खामी है तो आप चाहे कितना फीस लगा दीजिए, कॉन्वेंट स्कूल बना दीजिए, अगर सिस्टम आगे खराब होगा तो भी खराब हो जाएगा।
भाई डीपीएस में यदि यही बात मैं कहना चाह रही थी कि आरक्षण बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे पे बात ना होकर ये दूसरे मुद्दे पे बात होना चाहिए, जैसे कि पढ़ाई बच्चों को फ्री में मिलना चाहिए आवाज नहीं या आ फिर रही। मेंटली कैसे चेंज करना है, उस हिसाब से हमें अपने को कैसे बदलना चाहिए ताकि बच्चों को फ्री शिक्षा मिल सके। सर जैसे हाँ, माइनॉरिटी को भी आरक्षण दिया जाता है, तो वो क्यों दिया जाता है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि बाकी जो नीचे कास्ट वाले हैं तो वो उनको तो ठीक है कि वो गरीब है, लेकिन मैंने नहीं देखा किसी की जो माइनॉरिटी है वो इतने गरीब है। पहले रहे होंगे भले ही, लेकिन अब तो नहीं है, तो अब वो चीजें बंद कर देना चाहिए। देखिए रिजर्वेशन को सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम लोग सीधे उसको इकोनॉमी से जोड़ देते हैं। ये थोड़ी समझने की बात है कि जो आरक्षण का जिस मंशा के साथ संविधान निर्माताओं ने रखा था, वो उसके पीछे सबसे बड़ी मंशा ये थी कि उनको सामाजिक न्याय मिले। मतलब सोसाइटी में किसी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर कास्ट का हम अगर बात करें तो कास्ट की जितनी रिप्रेजेंटेशन है किसी कास्ट का, वो किसी का दबदबा न रहे, इस मंशा के साथ रिजर्वेशन आया था। अब जैसे जया ने कहा कि माइनॉरिटी के हैं, तो यदि आप माइनॉरिटी को देखेंगे तो माइनॉरिटी का भी उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है माइनॉरिटी का कि जो सोसाइटी में बाकी लोगों का है। तो उनकी भी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए आपने इस तरह की प्रावधान किया कि भाई उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले, वो भी समाज में उनकी भी न्याय मिले, उनका भी प्रतिनिधित्व हो, उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो सरकारी नौकरियों में और समाज की जितनी भी गतिविधियां उसमें उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो। इसलिए उनको, और कहीं ना कहीं आप बात करते हैं जब माइनॉरिटी की, तो आप ये भी बात कहते हैं कि उनके कल्चर को फ्लोरिश करने की आपने एक उन सकते हैं, तो जब तक ये प्रावधान नहीं होंगे तो वो कर नहीं सकते। तो इस मंशा के साथ आपने आर्टिकल रखा और उनकी व्यवस्था करने की बात कही। तो मेन है आपका सामाजिक प्रतिनिधित्व क्या है, कौन सी सोसाइटी में कौन सी कम्युनिटी या कौन सा कास्ट का रिप्रेजेंटेशन कितना है, उस आधार पे आपने रिजर्वेशन को रखा था। इकोनॉमी एक बेसिस है, कहीं ना कहीं जरूर है, इसीलिए आपने क्रीमी लेयर की बात करी, सारी चीजें उसमें आई हुई है, क्रीमी लेयर की बातें बाद में आई हुई है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कैसे सबका सुनिश्चित हो इक्वल, उस चीज को ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। सर वही चीज है ना, एक तरफ हम बात करते हैं इक्वालिटी की और दूसरी तरफ हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो ये तो सीधा सीधा सर डायरेक्ट ही है ना कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो वही बात हो गई ना, शायद आपने सुना नहीं, रोटी वाली बात आई ना। जी सर, सर इसमें भी तो वही है कि हाँ बोलिए सर, इसमें भी तो यही है कि इक्वालिटी बिफोर इक्वालिटी की नहीं आ सकती ना, इक्वालिटी तभी आएगी, इक्वालिटी आने से पहले का एक स्टेप है इक्वालिटी, बिना इक्वालिटी के कोई भी इक्वालिटी पे नहीं आ सकता। ऐसे कैसे हो सकता है कि जैसे हम किसी को इक्वालिटी ना दें और उससे कहें कि नहीं तुम्हें इनके लेवल पे आना है, तो उसके पास तो कोई रिसोर्सेस ही नहीं है, वो कैसे उस लेवल पे आ जाएगा। जैसे किसी से हम कहें कि कोई एक जमींदार है, उसके पास सारे रिसोर्सेस हैं, और एक कोई गरीब है, उससे कहें कि कल से तुम दोनों इक्वल हो, तुम दोनों को हम के लिए गवर्नमेंट ने इक्वल रूल रेगुलेशन बना दिए, तो वो कहेगा भाई हमारे पास तो कुछ चीज ही है ही नहीं कि हम उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकें। तो उसके लिए पहले वो फैसिलिटीज तो उसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी ताकि वो कल जाके उनके बराबर हो सके और इक्वल चीजें उस पर लागू कर सकें। तो इक्वालिटी पहले देना जरूरी है, तभी तो इक्वल होगा चीज। हाँ, जैसे नीता वाली स्लाइड शेयर कीजिए जहाँ आपने बेंच लगाए थे नीता। और दूसरी बात ये है, ठीक है वीर सिंह, दूसरी बात ये घर में मान लीजिए 4 सदस्य हैं, हस्बैंड वाइफ है, उनके एक 12 साल का बच्चा है, एक 3 साल का बच्चा है। अब आप कहिए कि घर में 4 रोटी बनी और 4 रोटी में कह दीजिए कि एक हस्बैंड खा ले, एक वाइफ खा ले, एक 12 साल का बच्चा खा ले और एक ही रोटी 3 साल का बेटा खा ले या बेटी खा ले। तो अब तो पता चलेगा कि छोटे वाला जो सबसे छोटा था उसको तो बहुत ज्यादा हो गया खाना, जो 12 साल वाला था उसके लिए भी थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ थे उनके लिए वो कम पड़ गया। तो अगर समानता की आप बात करेंगे तो समानता तो सबको एक रोटी मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये बेंच वाला है कॉन्सेप्ट जो भी नीता दिखा रही है, ये आप देख रहे हैं कि अगर उनको मैच देखना है तो आपने क्या किया, किसी को एक बेंच लगाया, कोई बिना बेंच लगाए खड़ा है, किसी के लिए 2 आपने स्टूल लगाए, तब जाकर के आपने उनको समानता की बात करी। तो
समझते हैं। और वो वही वीर सिंह ने बात बहुत सही कही कि आप क्या कहते हैं कि पहले आप समानता की बात कब करेंगे, जब सब इक्वल हो जाएं, जब एक स्तर पर आ जाएंगे तब आप कहेंगे कि हाँ अब आप इक्वल हो गए हैं, अब आप में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी समान हो। इसीलिए देखिए बहुत नीता ने उस चीज को जोड़ा ही नहीं। यही हमसे पूछने भी वाले थे कि जो इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये बहुत इसको आपको मेनली रखना चाहिए था। आप 86 की पॉलिसी की 12वां सेक्शन रखती है, आप उसमें बहुत सारी चीजें आती वहां पर। सर जैसे हम बहुत सारी माइनॉरिटी जो भी फैसिलिटी दे रहे हैं, तो उससे क्या ये इक्वलिटी आ जाएगी जो आरक्षण दे रहे हैं उससे? क्या कह रहे हैं? हाँ सर जो आरक्षण दे रहे हैं उससे इक्वलिटी आ जाएगी क्या? धीरे धीरे तो आ ही रही है। आपको लगता है नहीं आ रही है? आपको क्या लगता है? नहीं सर, अगर इक्वालिटी आ नहीं रही है सर, उसमें भी जो बाकी लोग हैं वो नीचे जा रहे हैं, जो नीचे हैं वो ऊपर जा रहे हैं, तो वो तो वापस से ऊपर नीचे वाली चीजें वापस हो जाएंगी सर, कि जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। फिर आप पैसे से जोड़े ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। आपने इसको सीधे तरह से सीधे इकोनॉमी से जोड़ रहे हैं सर। लेकिन क्या सामाजिक हाँ बोलिए सर। एक एग्जांपल है कि एक मतलब दो फ्रेंड्स है, एक माइनॉरिटी से है और एक नॉर्मल है, दोनों फ्रेंड्स है। तो अगर एक को चीजें मिल रही है एक को नहीं मिल रही है, तो वो तो खुद ही डिस्क्रिमिनेट करेगा ना उसको, कि नहीं इसको मिल रही है तो इसके साथ हम क्यों रहे, इसके साथ क्यों बिहेव करें। तो ये तो अनइक्वालिटी की बात हो गई ना। वो जब छोटे से बच्चे होते हैं, जब वो ग्रो करते हैं, तो अगर उनको ऐसा इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, वहीं से ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर एनवायरनमेंट सुधार दीजिएगा, इसका उल्टा सोचिए। ठीक है, हाँ अच्छा बोलिए महेश। यस मैम। तो फिर एनवायरनमेंट को जन्म से ही सुधार दीजिए, कि जन्म से ही सभी बच्चों को बराबर फैसिलिटी दे दो, जैसे नवोदय विद्यालय में दी जाती है, वैसे सरकारी में कर दो, तो कोई किसी की जरूरत नहीं है फिर। तो वही दिल्ली में किया हुआ है ना, दिल्ली में किया हुआ है सर। दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल में उनमें सभी को प्रॉपर गैजेट्स वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड की हैं, स्कूलों में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। उसमें फिर कास्ट बेस पे नहीं था, ठीक है दिल्ली की आपने अच्छा एग्जांपल लिया, फिर उसमें कास्ट बेस पे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और कास्ट के बेसिस पे आप अचीवमेंट भी नहीं अलग कर सकती हैं। हो सकता है कि लोअर कास्ट का व्यक्ति भी वहां पे टॉप कर रहा होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सेम है। मेन क्या है, हाँ अवसर पहले सबको मिलने चाहिए, अवसर सबको समान आप दीजिए, फिर किसी को आप फिर वो कहने का अधिकार नहीं है कि हमको तो अवसर ही नहीं मिला। तो पहली बात यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी की है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान 86 की पॉलिसी में था, 12वां सेक्शन जो था, कि आप पहले सबको अवसर उपलब्ध कराइए। आपको ध्यान होगा कि यदि महिलाओं को भी इतनी अवसर अगर नहीं मिले होते तो आज शायद वो भी इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं होता उनका एजुकेशन में। अच्छा वीर सिंह कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए। मेरा तो सर कोई कुछ भी तर्क रख दे, लेकिन मेरा मानना है कि सर जो आजादी के 75 सालों बाद भी आज जो हायर क्लास है उसके कहीं आसपास भी लोअर क्लास नहीं पहुंच सकी है, जबकि देश में सारी की सारी क्या बोलते हैं प्रोविजन किए गए हैं कि इनका जीवन स्तर सुधारना है। इसके बाद भी समाज में इतना डिस्क्रिमिनेशन है। अगर सोचिए सर कि संविधान बनते टाइम अगर ये आरक्षण का प्रावधान ना किया होता तो शायद आज ये 2 या 10% जो SC ST या OBC वर्ग के बड़ी रैंक पे या कहीं पे भी दिखते आते हैं सक्षम, तो वो तो 0 होती। तो सर आरक्षण को हम ये हमारी एक ये है कि हम उसको गलत उस व्यू से देखते हैं, क्योंकि संविधान जब लागू हुआ था तो सर ये अंबेडकर जी ने भी कहा था कि ये संविधान ऐसा है, ये एक हथियार है, इसके ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि इसको एटम बम की तरह यूज करना है कि उससे बिजली बनाना है। यानी कि संविधान अच्छा या बुरा नहीं है हमारे देश का, ये चलाने वालों के हाथ पे डिपेंड है। तो वही हुआ हमारे यहाँ पे भी, जो आरक्षण है वो सर एक पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह गया। तो इसके कारण ये सर जो इसकी अचीवमेंट की जो 100% की बात थी वो कहीं ना कहीं वो कुछ कम रह गया, लेकिन फिर भी कुछ हद तक अभी तक बहुत कुछ हासिल किया है आरक्षण से। जो नीचे क्लास के लोग थे वो आज पॉलिटिकल, हाँ ये बात अलग है कि सोसाइटी उनको झेल रही है कहीं कि ये अगर ये कोटा ना होता तो ये आज यहाँ के MLA नहीं होते, हम ही होते, क्योंकि यहाँ पे ST SC OBC का कोटा है तो इनको जबरदस्ती विधायक सांसद बनाना पड़ रहा है, इनको मंत्रिमंडल में जबरदस्ती लेना पड़ रहा है। वो क्या
क्या बोलते हैं पब्लिक सेक्टर में इनको रिजर्वेशन मिल गया। तो ये सर ये है कि अगर प्रावधान है संविधान में तब कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। ये सब है कि सबको लगता है कि अगर ना होता तो सर ये तो फिर डायरेक्टली इनजस्टिस उनके साथ हम खुद करने लगते। अभी हम कर रहे हैं उनके साथ इनजस्टिस और समाज के, लेकिन वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो सर फिर कुछ भी नहीं होता, ना पॉलिटिकल, ना इकोनॉमी, ना उनका सोशल, कुछ भी नहीं मिलता। सर अभी भी हम बहुत सारे एग्जांपल, बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, 2 ही 3 लोग हैं। बहुत सारे एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे कोई एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, माइनॉरिटीज है या फिर एक नीची कास्ट है, तो अभी भी जैसे सरपंच की पोस्ट खाली होती तो वहाँ पे लोग अप्लाई करने के चक्कर में और कोई नहीं करना चाहता। यस सर, अब ये गवर्नमेंट में थी तो इसी गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसने कहा था कि नहीं जातिगत जनगणना होना चाहिए, और जब ये खुद गवर्नमेंट में आए तो इन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई उसके दोनों पोस्ट और कॉन्स दोनों हैं। वो कहेंगे कि भाई अब जब आप कहेंगे कि हम इतना रिप्रेजेंट, हमको इतना दो, वो सब उनका सब अपने खड़े होंगे कि हमारा इतना है, हमको इतना दो, हमारा इतना, हमको इतना दो। फिर जिसका कम हो जाएगा उसका कम हो जाएगा, तो वहां पे हो हल्ला शुरू हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जातिगत जनगणना होगी ही नहीं। अब यदि 10 साल तक यदि वो कर दिए होते, ठीक है, जो मंशा जिनकी थी, यदि 10 साल यदि वो कर दिए, पूरे मनोयोग से वो लागू भी कर दिए होंगे, तो भी व्यवस्था बहुत सुधरी होगी। हम दूर जाने की बात नहीं कर रहे, आप अपने क्लासमेट्स को देखिए जिनके साथ आपने शिक्षा ग्रहण की है, आपको खुद ये लगेगा कि जिस कास्ट की आप बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं चलिए मान लीजिए 1% अगर किसी में सुधार हुआ, लेकिन वो 1% सुधार तो हुआ ना, ऐसे धीरे धीरे बाद में होगा। न्याय व्यवस्था इसी बात पे कहती है कि 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। उस चीज को यदि आप यहाँ पे लगे, अगर एक व्यक्ति को भी आप रिजर्वेशन के माध्यम से या इक्वलिटी के माध्यम से यदि एक व्यक्ति को भी लाभ पहुंच रहा है, इट मीन्स कि वो धीरे धीरे कम्युनिटी को बदलने की कोशिश करेगा। और जो आपको बोलिए। लेकिन सर जब तक स्ट्रेटिफिकेशन हर लेवल में जो भी है, जब तक स्ट्रेटिफिकेशन रहेगा तो ये सारी चीजें इक्वल कभी नहीं हो पाएंगी। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम प्रयास करना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। समाजशास्त्री कहते भी हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन हमेशा रहेगा, लेकिन क्या हम इसको मान करके हम प्रयास करना छोड़ दें? अगर ये स्थिति महिलाएं आज तक ना पढ़ पाती, यदि उनको ये कहा जाता कि तुमको घर का एक चौका बर्तन करना है, यदि वही इस बात को सोची होती और बाहर ना आई होती, या गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट की अगर न प्रयास की होती, तो क्या यहाँ तक आज महिलाएं आ पाई होती? अगर वो यही सोचती तो क्या लगता है? यस सर, क्या नहीं आ पाई अगर ऐसी स्ट्रेटिफिकेशन होगा तो? हाँ बोलिए महेश। नहीं आप पाती सर, अपने डिपार्टमेंट देख लीजिए, मेल टीचर से ज्यादा फीमेल टीचर है। नहीं होता। हाँ, कोई और भी डिपार्टमेंट से जहाँ पे मेल टीचर जब आपने टीचर की है तो आपने से तो मिलकर 30 बनाएगा, अपने से यूनिवर्सिटी से और 30 बनाएगा। हाँ, लेकिन देखिए जरूरत बात क्या है, आदमी की अपनी मनोभाव, जब तक एटीट्यूड नहीं चेंज होगा, आप कोई भी प्रावधान कर लीजिए, उसका कोई आउटपुट निकलने वाला नहीं। सर ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी तो दे दिया, ठीक है, लेकिन जो घर से सरवाइव करके आ रही हैं, अभी भी देखिए बहुत सारे लोग एमएड छोड़ दी, मतलब बहुत 2-3 गर्ल्स थी वो एमएड छोड़ दी, तो सर वो जो सरवाइव करे तो वो चीजें कैसे ठीक होंगी? अपॉर्चुनिटी दे दिया ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरवाइव कर रही हैं कि घर का भी काम कर रही हैं, घर का भी काम कर रही हैं। भाई किसी समय ऐसा था कि आपको एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, एक समय ऐसा था कि आप प्रवेश नहीं ले सकती थी, और एक समय ऐसा है कि आपने प्रवेश लिया और बर्डन ज्यादा था, एक ही सेमेस्टर किया लेकिन आपने छोड़ दिया। और सुधरेगा, 2 सेमेस्टर करेंगे और सुधरेगा, 3 सेमेस्टर करेंगे और सुधरेगा, पूरा एमएड कंप्लीट करेंगे। ये एक दिन में बदलने वाली चीज नहीं है, ये लंबी प्रक्रिया है। और ये भी है सर, जो मतलब SC ST OBC वर्ग हैं, इनका तो मतलब पूरे के पूरे जो जितनी आबादी रही पहले, सबका डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन अभी भी हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि सबको अपॉर्चुनिटी सेम दे रहा है, सिर्फ हम उनको 7.5% और 15% ही तो दे रहे हैं 100% में से। जबकि अगर 1931 की जनगणना के आधार पर आज भी हम उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं। अगर आज की जनगणना के हिसाब से देखे जाए तो आज तो SC ST और OBC की आबादी सर 70 से 80% है। तब अगर उनको सबको अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी जाए, अगर इक्वल हो, तो फिर तो 20% ही बचेगा, 80% आरक्षण देना पड़ेगा। तो सिर्फ सर हम 7% पॉलिटिकल ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमने एक एग्जांपल रखा आपके सामने, देखिए
गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। फिर आप ये भी कहेंगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तमाम लोग सुनते हैं। तो वो पॉलिटिकल मुद्दे में नहीं ले जाना इस बात को। हम तो बस इतना भर कहना है कि जब आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप पूरे मनोयोग से लागू किए, अब देखिए अब जो बढ़ता जा रहा है, आज तक रिजर्वेशन चल रहा है, 70 साल 75 साल होने को हो गए, फिर भी रिजर्वेशन चल रहा है, हुआ था 10 साल के लिए, फिर 10 साल के लिए एक्सटेंड किया। लेकिन ये जो राजनेता है ना, वो केवल अपने वोट की राजनीति करते हैं और उसमें हम आप समझ नहीं पाते। हम अपनी मनोदशा को नहीं बदल पाते और वो उसका लाभ उठाते हैं। बस बात यही है। बस वो तो सर अपोजिशन में जो रहेगा वो सब जनता के फेवर में रहेगा, लेकिन जैसे ही वो सर उसमें आ जाते हैं, जैसे बीजेपी है, तो पहले उन्होंने जातिगत आरक्षण की बात की, जनगणना की बात की, अब आगे नहीं कराएंगे। उससे पहले उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन खत्म करो, लेकिन अभी मोदी सरकार ने 20 साल के लिए बढ़ा दिया, क्योंकि सबको पता है कि अगर रिजर्वेशन इस देश से खत्म कर दिया जाएगा तो कोई भी पार्टी दोबारा इसमें मतलब 10-20 साल तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि इतनी SC ST और OBC को खत्म कर दिया है। 70-80% इन्हीं का वोट है, तो वो वोट बैंक की राजनीति सर करते हैं, ये बाकी के मुद्दे उनके लिए नेगलेक्ट करके रखते हैं। ये सब इसीलिए आया, आप लोग जानते हैं EWS भी इसीलिए आया, संतुष्टिकरण की नीति आई। खैर ये सब छोड़िए, इन सब बातों की बात नहीं है। लेकिन क्या अच्छा, तो इस बात को जया मानती है कि पहले एडमिशन नहीं हो पा रहा था और अब कम से कम एक सेमेस्टर किया उन्हें, फिर हो सकता है आगे चल करके उनको और अपॉर्चुनिटी मिले? सर बिल्कुल है, लेकिन इक्वालिटी तो नहीं मानेंगे ना इसको पूरी तरह से। कभी भी 5 उंगली बराबर नहीं होंगी, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। लेकिन उस ऑप्टिमम लेवल की आपको इक्वालिटी लानी पड़ेगी। 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होंगी। जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होगा, लेकिन पहले सबको आप अवसर उपलब्ध कराइए। जब अपॉर्चुनिटी सबके पास हो, फिर जिसकी जैसी कैपेबिलिटी होगी वैसा आगे जाएगा वो, है ना। आप कभी बराबर नहीं आ सकते। समाज में कभी भी समानता आ ही नहीं सकती। जो कम्युनिज्म कहता है ना, मार्क्सिज्म, वो एक ख्याली पुलाव है, वो कभी नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऐसे प्रयास न करें, ये हमारी गलती होगी। अगर हम ऐसा प्रयास करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर दबे दबे रह जाएंगे, आगे वाले चलते चले जाएंगे। ठीक है, फिर और किसी को कुछ कहना हो तो बताइए। बाकी लोग भाई नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बस सर लास्ट जो सरकार में जो भी अभी चल रहा है, हाँ उतना हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं इससे अच्छा तो कुछ तो हो रहा है, मतलब कुछ तो बढ़ रहा है, सबकी हिस्सेदारी कहीं ना कहीं, तो कुछ नहीं से अच्छा है, बिल्कुल 0 से अच्छा, जितना भी अचीव कर पाए उतना ही अच्छा है। तो सब लोग सहमत हैं इससे? यस सर। क्यों नहीं सर, बिल्कुल है सर। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो क्वालिटी एजुकेशन ही है ना सर। जैसे अभी बात आ जाती है फाइनली नेता पर आ जाती है, तो नेता कहाँ पढ़ रहा है? वो हमारे देश में ही तो पढ़ रहा है। यदि उसमें हमारे देश में यदि क्वालिटी एजुकेशन होगी तो निश्चित तौर पर नेता है जो साक्षर की जगह शिक्षित जैसा व्यवहार करेगा, तो जरूर वो वोट बैंक सिस्टम है वो हट जाएगा। महेश, नेता ही पढ़ा लिखा नहीं हो पा रहा है ना, प्रॉब्लम तो वही है ना। नेता लोग पढ़े लिखे नहीं होते, ज्यादातर जो नेता पॉलिटिकल बैठे हुए हैं वो कम पढ़े लिखे हुए हैं। यस, इसीलिए वो इसका फायदा उठाते हैं। कितना भी प्रयास कर लें कि सबको अच्छी एजुकेशनल जो क्वालिटी अच्छी मिलेगी, तब तक सर इस देश में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तब तक सर नहीं मिल सकती, क्योंकि सारे के सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन राजनेताओं उद्योगपतियों के हैं और वही सरकार चलाते हैं। तो सर कहीं ना कहीं उनके पास उस और भी उनका ध्यान रहता है कि अगर इसको अच्छा कर देंगे तो ये तो हमारी सारी बंद हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे ऑपरेशन होने लगेंगे तो बड़ी बड़ी जो मल्टी नेशनल जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बने हैं बड़े बड़े, तो वे सारे के सारे बंद हो जाएंगे। तो सर ये जब तक पूरी तरह से इस देश में गवर्नमेंट यानी कि सरकारीकरण नहीं किया जाएगा तब तक नहीं हो पाएगा। अगर निजीकरण रहेगा तो सर कहीं ना कहीं एक पक्ष तो प्रभावित होगा ही। सब पक्ष प्रभावित होंगे, सब पक्ष प्रभावित होंगे यदि निजीकरण रहा तो। कितना अनएम्प्लॉयमेंट होगा ये भी सोचा कभी? अनएम्प्लॉयमेंट में इस चीज से थोड़ी बोल रहा है, इंडस्ट्री लगाइए आप, बड़े बड़े उद्योग लगाइए, लेकिन एजुकेशन में ही क्यों करना है और स्वास्थ्य विभाग में ही क्यों करना है? उसके चीजों में कर दीजिए।
जैसे सर चाइना है, तो चाइना है, जैसे रसिया है, उस टाइम की जो उन्होंने अपनी समाजवादी नीति को अपनाया है, तो वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी रही। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे विकास नहीं है, भारत से कहीं 10 गुना ज्यादा उनकी इकोनॉमी है, लेकिन वहाँ पे जो एजुकेशन और हेल्थ है वो कहीं ना कहीं सस्ता भी है और फ्री भी है। तो दूसरी जहाँ पे उस चीज को करिए, मल्टीनेशनल कंपनी बड़ी बड़ी लगा दीजिए, तो दूसरी जहाँ रोजगार बढ़ाइए। अच्छा ठीक है, बस केवल 3 ही 4 लोग बोल रहे हैं, वो लोग बोल ही नहीं रहे, पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं। केवल 4 लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। न विनीत बोले, न साक्षी बोली, शिवम ने 1-2 बार बोला बस। सुन रहे थे तो बोलिए। आशा ने 1-2 बार बोला, महेश वाली बोल रहे हैं, राजनंदनी का कुछ बोलना ही नहीं है, रेहाना चुप है। सर एजुकेशन में सर क्वालिटी के लिए सर अभी मतलब अभी कुछ बीच में सर एक विचार आया था कि मतलब जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो यदि अपने बच्चों की एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में अगर करवाएं, अगर उनको पढ़ाएं तो कुछ सुधार होगा सर गवर्नमेंट स्कूल की जो टीचिंग व्यवस्था है, शिक्षा में मतलब क्वालिटी आएगी एजुकेशन में। तो वही सबका सहयोग होना चाहिए तभी हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात है एटीट्यूड चेंज करने की, वो जब तक नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। सभी लोगों की भी जिम्मेदारी है सर। बिल्कुल, हर एक व्यक्ति का भी, आपकी। सर मेरे गांव में सर जैसे किसी भी गांव में ले लो ना सर, अगर टीचर टाइम से नहीं आता ना तो गांव वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप थोड़ा स्कूल में जाइए, अगर टीचर सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं है, मतलब इस सरपंच की भी जिम्मेदारी है, थोड़ी देखें व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं कि नहीं है, मतलब सभी की जिम्मेदारी है। अगर सभी अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना तो सुधार होगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा सरकार को ही दे दें कि नहीं सरकारी सब कुछ करे कि सभी, तो एक नहीं हो पाएगा ना। ये फिर भी पहले से अगर आप तुलना करेंगे तो बहुत सारे सुधार आए हैं, ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे होगा।